वीडियो में वर्ण यानी वर्ण से संबंधित, जैसे कि वर्ण कितने प्रकार से होते हैं, स्वर कितने प्रकार से होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम वर्ण पर चर्चा करेंगे कि वर्ण जो है वर्ण क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ण जो है यानी मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण का जो है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर या ध्वनि होता है। इसके बाद देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए क है, ख है और ग है। आधा क, आधा ख और आधा ग, ये क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद जैसे स्वर में देखें तो अ, ई, उ जो है ये स्वर कहलाते हैं, यानी कि यह वर्ण कहलाएंगे। और इसके जो और इसके अन्य जो बचते हैं आपका स्वर, उन्हें वह वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार से होते हैं। जो वर्ण है वह कितने प्रकार से होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार से होते हैं, एक को स्वर कहा जाता है और दूसरे को व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है, संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है, और व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। इसका भी कहने का कारण है, कारण यह है कि अच के अंतर्गत, अच क्या है? प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है सभी स्वर आ जाते हैं, जिसके कारण स्वर को अच भी कहा जाता है। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, जिसके कारण व्यंजन को हल भी कहा जाता है। अब देखते हैं स्वर, स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहा जाता है। स्वर के भी क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, एक को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के अगर उस प्रकार का स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उस प्रकार का स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटा री, चार होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की 4 होती है। लेकिन संस्कृत में लृ भी होता है, संस्कृत में क्या होता है? लृ भी होता है। अब हमारा अगला जो है स्वर का पाठ है वह है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है यानी मुख से निकलने, यानी कि दीर्घ स्वर, उस प्रकार का स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री, यहाँ पर छोटा री लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है? बड़ा री। ए, आए, ओ और जो है इन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है, और या इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा स्वर का अंतिम पाठ है वह है प्लुत स्वर। इसका अगर इस समय देखें तो इसका कोई उपयोग नहीं है। पहले इसका प्लुत स्वर का उपयोग होता था, लेकिन इस समय बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ओम, ओम में जो इस प्रकार से 3 के आकार का है, जैसे इस प्रकार से होता है 3, जैसे हम लिखते हैं उसी प्रकार से जो है लिखा जाता है, इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका इस समय अगर देखें तो कोई खासकर प्रयोग इसका नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन को हमने बताया कि इसे हल के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हल के नाम से। अब देखते हैं कि व्यंजन जो है, व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता ली जाए, इसमें किसकी सहायता ली जाती है? व्यंजन में वो स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी जो है 4 पार्ट होते हैं, एक को स्पर्श व्यंजन, दूसरा को उष्म व्यंजन और तीसरा को अंतरस्थ व्यंजन,
और चौथे को संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। पहला है हमारा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, यानी अगर व्यंजन का बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो वर्णों का उच्चारण करते समय जो है विभिन्न अंगों का जो है स्पर्श होता है, विभिन्न अंगों का क्या होता है, स्पर्श होता है, जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण आते हैं, क से म के मध्य में 25 वर्ण आते हैं और इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर इसका उच्चारण आप करेंगे तो विभिन्न अंगों का स्पर्श होगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो आता है उष्म व्यंजन, यानी उस प्रकार के अगर बात करें उष्म व्यंजन की, तो इसका उच्चारण करते समय जो है वायु की रगड़ से उष्मा उत्पन्न होती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। स मूर्धन्य स, यह बड़ा सा है, यह मूर्धन्य स और यह छोटा सा और यह ह होता है। इसके बाद हमारा आता है अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन का उच्चारण करने में जो है हमारी अंदर की शक्तियाँ लगती हैं। जैसे अब इसका उच्चारण करेंगे य र ल व, जैसे लगता है कि हमारी सारी जो अंदर का बल है इसमें लगता है, तो इसे इसलिए अंतरस्थ यानी अंदर का बल इसमें क्या होता है, ज़्यादा लगता है, इसका अंतरस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए इसे य र ल व इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि दो व्यंजन के क्या हो, जोड़ से बना हो, यानी दो वर्णों के क्या हो, मिल करके अगर बना हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका क्षत्रिय से क्या कहते हैं, क्षत्रिय, यानी उसके बाद त्र है और उसके बाद क्या है, ज्ञ है। यह जो हमारा क्षत्रिय से पढ़ते हैं, यह जो है 2 वर्ण से मिलकर बना है, पहला आधा क और उसके बाद मूर्धन्य ष से मिलकर बना है। उसके बाद त्र है, त्र भी 2 वर्ण से मिलकर बना है, एक आधा त अब प्लस पूरा र को मिलकर यह बना है। इसके बाद ज्ञ आता है, ज्ञ भी जो है 2 प्रकार के वर्ण से ही मिलकर बना है, एक को ज आधा ज और य मिलकर के बना है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रतीक है जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्या है, अनुस्वार। क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु, जैसे किसी वर्ण के ऊपर अगर बिंदु लगा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम कम, यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, एक बिंदु लगा दिया गया है क के ऊपर, जैसे म के ऊपर हम एक बिंदु लगा देते हैं, एक बिंदु लगा दिए तो ये क्या पढ़ाएगा, अनुस्वार पढ़ाएगा। इसके बाद आता है विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग होता है, यानी विसर्ग किसी भी वर्ण के अंतिम ध्वनि को प्रकट करने के लिए ह को प्रकट करता है। जो विसर्ग होता है, जैसे कि राम, राम विसर्ग जो होता है, विसर्ग जो है ह को प्रकट करता है। अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए क्या, विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, इसमें क्या है, विसर्ग लगा है। विसर्ग का प्रतीक इस प्रकार से होता है, यानी चिन्ह। इसके बाद आता है अनुनासिक। हमने वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय बताया था कि यमगणनम, यमगणनम क्या होता है, नासिका च, सूत्र है यमगणनम नासिका च, यानी जिसका नाक से उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे यमगणनम, ये जो वर्ण है इसका उच्चारण जो है नाक से होने का अनुनासिक होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो है अनुनासिक का चिन्ह होता है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में वर्ण से जो भी महत्वपूर्ण बात थी उसको मैंने आपको बताया।